नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब हमने जो रेजोल्यूशन लिए थे, जैसा कि हम न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि हमें जिम ज्वाइन करना है, हमको डेली योगा करना है, हमको डेली पढ़ाई करनी है, हमको योगा करना है, या फिर अपनी बॉडी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना है। सिमिलरली कंट्री ने भी रेजोल्यूशंस लिए थे, और रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उस रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहला, इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। मतलब कि हमारी कंट्री क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक का एक ही मतलब होता है कि जैसा कि प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मीन्स इंडिपेंडेंट होंगे हम पे किसी का रूल नहीं होगा, कोई दूसरी कंट्री हम पे रूल नहीं कर सकती है, या हम किसी कंट्री के रूल के अंडर नहीं आएंगे। हमारे पास अपनी सुप्रीम पावर होगी। इंडिया शैल बी सुप्रीम एंड नो अदर कंट्री कुड रूल अपॉन हिम। तो ये हमारा बेसिक रेजोल्यूशन था। रिपब्लिक मीन्स हम पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा बनाए जाएंगे, और पब्लिक ही सब कुछ डिसाइड करेगी कंट्री में। मीन्स पब्लिक ही कंट्री को चलाएगी। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। सो दैट्स इट। यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें क्या है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जो इंडिया होगा उसमें कई सारे स्टेट होंगे, और इंडिया जो एक सुप्रीम यूटिलिटी जो यूनिट होगी वो पूरी कंट्री होगी। पर उसमें सिस्टम कौन सा होगा, जैसे मैंने बताया था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स आ जाएंगे, पर उसकी जो यूनियन होगी एक, वो इंडिया होगी। जैसे कि इंडिया की जो यूनियन है, इंडिया एक यूनियन है, और उसके काफ़ी सारे स्टेट्स है लाइक यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली एटसेट्रा। तो ये क्या था, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और थर्ड, ऑटोनॉमस स्टेट मीन्स जो जितने भी स्टेट्स होंगे, जब डिसेंट्रलाइज होगी तो हर स्टेट के पास अपनी पावर होगी, तो उस पावर को ओवररूल सेंट्रल भी नहीं कर सकता है। वो पावर अपने आप में फुल कंप्लीट होगी। तो वो एब्सोल्यूट पावर तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि एब्सोल्यूट किसी के पास नहीं है, सेंट्रल के पास भी नहीं है। पर हाँ, कई हद तक स्टेट आंसरेबल नहीं होगा सेंटर को, या सेंटर स्टेट को आंसरेबल नहीं होगा। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी होगी स्टेट्स हमारी। उसके बाद डेमोक्रेसी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी कंट्री में क्या होगी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। मतलब फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल जो गवर्नमेंट बनेगी। और हमारे जो इंटरेस्ट होंगे वो पब्लिक के इंटरेस्ट होंगे, वो पब्लिक के इंटरेस्ट ही गवर्नमेंट वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, सो अवर लास्ट पॉइंट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मीन्स हम किसी इंसान को इस वजह से जस्टिस नहीं देंगे कि उसके पास पैसा है, या पावर है, या अथॉरिटी है। नहीं, हम किसी इंसान को जस्टिस किस बेसिस पे देंगे, पॉलिटिकल जस्टिस। मीन्स हर किसी को इक्वल जस्टिस मिलेगी, हर किसी को इक्वल ट्रायल मिलेगा, हर किसी को, जैसे कि हमारे यहाँ रूल है कि किसी भी पर्सन को ट्रायल होता है तो उसको विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। वेदर वो क्रिमिनल हो या फिर वो बहुत ही रेपुटेटिव पॉलिटिशियन हो, सबके पास सिमिलर पावर्स होंगी। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन है उसको सेम एम्प्लॉयमेंट के लिए कम पैसे मिल रहे हैं, या वो मेल है उसके पास पावर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिकली अगर हम लोग सेम पोजीशन पे हैं तो सबको सेम पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं ऊपर या ज़्यादा, नहीं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, इक्वल पावर मिलेगी, इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगी। उसके बाद तीसरा आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जैसा कि हमने अपने सोसाइटी में देखा हुआ है, इंडिया की प्रायर सोसाइटी में, कि क्या होता था, कास्ट सिस्टम पे बहुत डिफरेंसेस होते थे कंट्री में। रिलीजन बेस्ड काफ़ी सारे हमने देखे, कितने डिस्क्रिमिनेशन होता था रिलीजन बेस्ड पे। पर अब ऐसा नहीं है, अब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा पूरी कंट्री में। अगर कुछ भी थ्रेट होगा कंट्री को, तो अगर दोनों सेक्शन से है तो दोनों को इक्वली पनिशेबल होंगे। अगर दोनों को प्रमोट करना है तो दोनों को इक्वली प्रमोट करेंगे। तो ये था हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन थे। हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उसके अंदर ये सब रेजोल्यूशंस थे कि हमें कंट्री को कैसे चलाना है। क्योंकि जब तक हम रेजोल्यूशन नहीं लेंगे अपनी कंट्री के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रेजोल्यूशन नहीं लेंगे तो हम कैसे रूल कर पाएंगे। अब आप एक बेसिक सी बात सोचिए, आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ता है तब आप जाके जिम ज्वाइन करते हैं, या आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, या आप पहले एक रफ डेटा बनाते हैं। जैसा कि
कंट्री ने भी बनाया, रिजोल्यूशंस लिए, फिर उस पर वर्क किया। आज हम देखते हैं कि कितनी इक्वालिटी है, कितना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एज्यूम कर सकते हैं एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो वही हमारा वर्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और ये सब हमारे उसके रेजोल्यूशंस थे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का या किसी भी चीज़ का, हम इंस्टीट्यूशन देखें, वेदर इट इज़ अ फैक्ट्री और अ कंपनी, उसके इंस्टीट्यूशन के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं या जिस बेसिस पे वो वर्क करती है कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो सिमिलरली इंडिया बीइंग अ कंट्री, बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, इंडिया के भी कुछ पॉइंट्स थे जो इंडिया उसको फुलफिल करना चाहती थी। जैसे कि पहला था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मीन्स देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, which are legislative body of for the country, which is probably making the law of the country, which makes the country run. Okay, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री के लिए जो यूज होते हैं, अपर मिनिस्ट्री के लिए अपर हाउस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो हमारा था ये बेसिक स्ट्रक्चर था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का। ओके, तो सेकंड जो था वो था हमारा वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो सबसे पहले क्या चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा। अब कोई भी अगर सोशल इंस्टीट्यूशन है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा लोगों को जस्टिस दिलवाना, सोशल जस्टिस, या वो इक्वालिटी चाहेगा। सिमिलरली वेलफेयर चाहेगा। तो हमारा जो कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वेलफेयर वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वेलफेयर वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके बाद फेडरलिज्म जैसा मैंने अभी बताया भी कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where 2 or more government govern the citizens but according to their own jurisdiction। मतलब jurisdiction उनका अलग हो सकता है। लाइक सेंट्रल का jurisdiction क्या होगा, पूरा यूनियन होगा। स्टेट का jurisdiction क्या होगा, उसका स्टेट होगा। jurisdiction मतलब होता है एरिया अंडर कंट्रोल। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में कौन सा एरिया आता है, उसका स्टेट आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्या आता है, पूरी यूनियन आती है, यानी पूरी कंट्री आती है। तो ये था हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना था। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमने क्या किया, बोरो स्टार्ट कर दिया। दूसरी कंट्रीज से हमने बोरो किया। लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। उसके बाद बोरोइंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया ने काफ़ी सारी, इंडिया के पास कमी थी। जैसे हम पहले डेवलप नहीं थे। डेवलप क्यों नहीं थे, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने 100 साल से भी ज़्यादा राज किया था। तो अब जब कंट्री के ऊपर दूसरे ने राज किया है तो वो ऑब्वियसली डेवलप नहीं होगी। तो हमको डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्रीज से बोरो करना पड़ा अपना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि हम लोगों का वेलफेयर सोच सकें। तो हमने काफ़ी सारी कंट्रीज से बोरो लिया। लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। मतलब कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी के अगर 49 वोट्स हैं और बीजेपी के 50+1 है तो बीजेपी जीत जाएगी। ये होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। मतलब जो उस मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर जाएगा वो जीत जाएगी पार्टी। उसके बाद हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद हमने क्या लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हम लॉ बनाते हैं ना पार्लियामेंट में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में, तो वही ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है। अब उसके बाद आयरिश से क्या लिया है हमने, आयरिश से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट के अंदर में आते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। उसके बाद हमने यूएस से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं यूएस से, जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, जो कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है, जो पेटिशन डाल के हम जुडिशियल की रिव्यू की डिमांड कर सकते हैं, वो हमने लिया है। अब हमने रशिया से क्या लिया है, रशिया से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, विच वी आर अबाइडेड टू आवर कंट्री, विच वी हैव टू फुलफिल बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट कैनेडियन, हमने कनाडा से क्या लिया है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है।
क्वाजी फेडरल है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जितना रिजिड है उतना ही फ्लेक्सिबल भी है, तो इसी को बोलते हैं क्वाजी फेडरल। ओके, उसके बाद हमने रेजिड्यूरी पावर भी लिया है। रेजिड्यूरी पावर वो पावर्स होती हैं जो ना सेंटर के अंडर में आती हैं ना स्टेट के अंडर में आती हैं। वो पावर्स जो किसी के अंडर में नहीं आती हैं वो फिर अल्टीमेटली सेंटर को दे दी जाती हैं, बीइंग सेंटर मोर पावरफुल। लाइक कंप्यूटर उतना डेवलप नहीं था, नेटवर्किंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी पहले। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजीज इनहांस हुई तो ये हुआ कि साइबर के लिए भी हमें कोई लिस्ट चाहिए, तो वो हमने साइबर किसके अंडर में दे दिया, सेंट्रल के। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी हमारी कंट्री में, तो वो सब कहाँ जाएंगी, रेजिड्यूरी पावर में, और वो अल्टीमेटली सेंटर के अंडर में आ जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है, और बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि इंडिया जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करती है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करती है, वो बेसिकली पीपल्स के लिए बनी हुई है। और हमारा जो प्रीएम्बल है वो हम सबको याद होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाइक, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ है, हमने ये जाना कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, और हमने इम्प्लीमेंट कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। ये हमारे प्रीएम्बल में भी दे रखा है। और ऐसी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, और मैंने बहुत ही टर्स वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत मेहनत लगी है गाइस, पहली बार मैंने ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू।